उसके लिए अगर कोई सिविल रॉन्ग करता है तो उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है, मतलब उसका कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल है लॉ के पास। लॉ आपको कॉम्पेंसेशन देगा, लॉ आपको कुछ उसके लिए कुछ आपको रेमेडी अवेलेबल होगी, आपको रेमेडीज मिलेगी। तो ये क्यों बनाया है टॉर्ट को अलग? टॉर्ट को अलग इसीलिए बनाया है ताकि कोई भी लोग गलत करने से पहले सोचे, कोई भी लोग अगर कोई बदला लेने से पहले सोचे तो कानून को जो बोलते हैं अपने हाथ में ना ले, तो सिविल रॉन्ग ना करे, एक दूसरे के राइट्स को, जो इंसानों को राइट दिए गए हैं तो वो जो राइट है उनकी रक्षा करने के लिए कोई जब वो राइट का तोड़ता है, किसी के राइट को तोड़ता है, तब वो टॉर्ट करता है, तो वो सिविल रॉन्ग हो जाता है। और जब वो सिविल रॉन्ग करता है उसके सामने एक रेमेडी अवेलेबल होती है। तो इसीलिए इसके बेसिस पे बहुत सारे मैगजिम्स हैं, जैसे ओबीजिस जो मैगजिम है वो भी हम इसमें करेंगे कि जहाँ कहीं भी लीगल राइट है तो वहाँ पे जस्टिस अवेलेबल है। इसका मतलब क्या? लीगल राइट के सामने जस्टिस अवेलेबल है, मतलब राइट तो है बट राइट के सामने अगर उस राइट को कोई तोड़ता है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई रॉन्ग करता है, ऐसा कोई टॉर्ट करता है, तो उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है। बट एज पर सैलमन, टॉर्ट का डेफिनेशन ही ये है कि सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब क्या? हम बोलते हैं लिक्विड कैश, तो लिक्विड कैश मतलब जो कैश है किसी के पास, जो फंड्स हैं किसी के पास। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब वो डैमेजेस जो हम सर्टन कर सकते हैं, मतलब हमें पता है कि तुमने ऐसा किया। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई तोड़ता है, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे पता है कि इतना कॉम्पेंसेशन देना है। अगर तुमने पार्टनरशिप फर्म तोड़ी या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उनको कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा होता है, अगर ये तोड़ा तो ये करना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो तुम्हें 1 महीने का सैलरी देना होगा। अगर तुम रेंट पे तुमने जो लॉक इन पीरियड है 1 साल का वो कवर नहीं किया तो तुम्हें 3 महीने का रेंट मुझे भर के देना होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तब उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, मतलब प्री डिसाइडेड बातें होती है, प्री डिसाइडेड डैमेजेस होते हैं। लेकिन सिविल रॉन्ग में आप उन चीज़ों को पैसों में नहीं तोल सकते हो। अगर कोई सिविल रॉन्ग करता है, किसी का डिफेमेशन कर रहा है, किसी के साथ कुछ असॉल्ट कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को लिक्विड में, लिक्विडिटी में, कैश में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो सिविल रॉन्ग होते हैं उनके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि ये डैमेजेस जो हैं वो कैश में कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका कॉम्पेंसेशन कैश में कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जो आपके लिए कोई डिफेमेशन करेगा उसके लिए आप कितनी, मतलब पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिसाइड कर लोगे, कोर्ट बताएगी कि इतना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, बट पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो। इट इज़ नॉट डिसाइडेड इनिशियली कि इतना ही मिलेगा, मेरी वैल्यू इतनी है, तुमने मेरा डिफेमेशन किया तो तुम मुझे 2 करोड़ दो। कोई बोलेगा मेरी वैल्यू इतनी है, मैं बोलूँगी मेरी वैल्यू इतनी है, तुमने मेरा डिफेमेशन किया तो तुम मुझे 200 रुपये दो। तो ऐसा नहीं होगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। तो टॉर्ट हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की रेमेडी देता है, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, जो लिक्विड पहले से नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड कैश, तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं है। एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी टॉर्ट नहीं है। तो ऑब्वियस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो अलग से पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, उसको टॉर्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई क्राइम रिलेटेड जो गलत होगा वो भी टॉर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए भी अलग से कानून बना हुआ है। तो यहाँ पे सिविल रॉन्ग में सिर्फ वही रॉन्ग होंगे जिनके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का एक्शन है, मतलब जहाँ पे आप डिसाइड पहले से नहीं कर सकते हो कि कितना कॉम्पेंसेशन होगा। तो इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। ऐसे कोई भी अदर ऑब्लिगेशंस जो दूसरे लॉ उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उनको टॉर्ट्स में आने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्ट इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रॉन्ग। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट, किसी चीज़ को मरोड़ना, गलत करना, तो दैट इज टॉट।
अब पिजन होल थियरी भी हमने किया था, तो पिजन होल थियरी भी सैलमन ने ही दिया है। सैलमन ये बोलते हैं पिजन होल थियरी मतलब क्या, कि सेट ऑफ पिजन होल्स है, मतलब क्या कि पहले से जो डिफाइंड टॉट हैं वही टॉट होंगे, ऐसा सैलमन ने कहा था कि ओनली वेल डिफाइंड रॉन्ग्स, जो पहले से ही डिसाइडेड रॉन्ग है वो ही पिजन होल थियरी में आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर है डिफेमेशन, तो उसके लिए एक पिजन होल है, मतलब एक खड्डा उसके लिए है, तो चलो ये इसमें जाएगा। फिर दूसरा हो गया कि लिबेल हो गया, मतलब डिफेमेशन बाय राइटिंग, तो उसके लिए भी एक पिजन होल है, वहाँ पे वो एक रॉन्ग चला जाएगा। तो पिजन होल थियरी बाद में लेटर रिसेंटली इसीलिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई नए टॉट्स आए, जैसे कि साइबर कोई टॉट आए, साइबर रिलेटेड किसी ने आपको इंसल्ट किया, किसी ने गलत किया या साइबर क्राइम किया, तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है पिजन होल थियरी में, क्योंकि वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ टॉट्स हैं। तो पिजन होल थियरी पहले बहुत एक्सेप्टेबल थी, लेकिन ग्रेजुअली इट इज़ नॉट दैट एक्सेप्टेबल, बिकॉज अलग अलग तरह के क्राइम्स, अलग नॉट क्राइम्स, हम सिर्फ सिविल टॉट्स की बात कर रहे हैं, सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के न्यू टॉट्स आते हैं जो कहीं भी अकोमोडेट नहीं हो सकते इन पिजन्स के होल में, जो पिजन होल दिए गए हैं उसमें कहीं भी अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए पिजन होल थियरी जो है वो इतनी ज़्यादा भी हिट नहीं है आज की डेट में। तो यहाँ पे ये दिया है जब, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कभी, तो अकॉर्डिंग टू सैलमन ओनली वेल डिफाइंड रॉन्ग्स शुड बी कंसिडर्ड एज टॉट। ये सैलमन क्या बोलते हैं कि सिर्फ जो पहले से ही डिसाइडेड रॉन्ग है वो ही कंसिडर्ड होंगे एज अ टॉट एंड कन्फाइंड विद इन अ स्मॉल बॉक्स नोन एज अ पिजन होल। और ये कन्फाइंड है, मतलब कंस्ट्रेंड है, एक प्राइवेट जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे स्मॉल बॉक्स है जिसको पिजन होल बोलते हैं, मतलब इस होल में ये टॉट जाएगा, इस होल में वो टॉट जाएगा, उसके अलावा कोई भी टॉट को ये लोग टॉट कंसिडर ही नहीं करेंगे। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी। तो he compared the domain of thought to that of a pigeonhole with a number of smaller holes। तो उन्होंने इस टॉट के डोमेन को कैसे कंपेयर किया है कि जैसे कोई पिजन होल होते हैं, एक पिजन रहता है तो उसके पिजन होल होते हैं, उससे कंपेयर किया है कि जितने पिजन होल हैं उतने टॉट्स हैं, उससे ज़्यादा कोई नया टॉट नहीं आ सकता। दीज स्मॉलर होल्स वुड रिप्रेजेंट असॉल्ट, इसमें एक असॉल्ट है, एक बैटरी है, हम डिटेल में करेंगे, हमने ऑलरेडी किया है। असॉल्ट मतलब फिजिकली किसको हार्म पहुंचाना, बैटरी मतलब सॉरी असॉल्ट मतलब धमकी देना, थ्रेटन समवन कि आपको फिजिकली हार्म हो सकता है। बैटरी मतलब फिजिकली किसी को फोर्सफुली किसी के साथ रॉन्ग करना। मेहम, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग, तो ये सारे रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग है जो कि पिजन होल थियरी में बैठते हैं। The remedy would be available only for those wrongs which would fall under the established torts। तो जो पहले से established torts हैं कि बैटरी है, assault है, defamation है, वो सारी चीज़ें ही इसमें आएंगी। If a wrong would not be part of any of these holes, no claim would arise। पिजन होल थियरी के हिसाब से अगर आपका रॉन्ग, अगर आपका टॉट इनमें से किसी भी होल में नहीं बैठता है तो आपको जो है वो क्लेम नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। दिस इज द रीज़न कि ग्रेजुअली पिजन होल थियरी जो है वो नॉट सो पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर नहीं है। नाउ टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। अब टॉर्टियस लाइबिलिटी क्या है? द कंसेप्ट ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया that everyone has a duty to act reasonably and prudently towards other। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी मतलब क्या है कि अगर किसी का कोई राइट है तो सामने वाले की वो ड्यूटी है कि उसका राइट उसे एंजॉय करने मिले, एंड फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स फॉर विच कॉम्पेंसेशन शुड बी पेड। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे हक है कि मैं इस एरिया में शांति से रहूं, तो मेरे आजू बाजू वालों का ये फ़र्ज़ है, दे हैव अ टॉर्टियस लाइबिलिटी, कि वो लोग आवाज़ ना करें, न्यूसेंस ना करें, ट्रेस पासिंग ना करें, जिससे कि मुझे मेरे राइट्स एंजॉय करने में तकलीफ़ हो। तो
अगर वो करेंगे ऐसा तो उनको कॉम्पेंसेशन देना होगा। तो ये एक टॉर्टियस लाइबिलिटी है, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, जहाँ पे हर एक की ड्यूटी है। यहाँ पे लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी मतलब ड्यूटी है कि मेरी भी टॉर्टियस लाइबिलिटी है कि मैं अपने आजू बाजू वालों को शांति से रहने दूँ, न्यूसेंस ना करूँ, कोई नॉइस पोल्यूशन ना करूँ, किसी पे ट्रेस पासिंग ना करूँ, ताकि उनको उनके राइट्स एंजॉय करने मिले। तो द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडीज टू द विक्टिम ऑफ रॉन्गफुल एक्ट सच एज कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेजेस सफर्ड। लेकिन अगर कोई रॉन्ग करता है तो लॉ इसीलिए ही बनाया है कि कोई अगर टॉर्ट करे तो उसके अगेंस्ट उसको कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा। और दूसरी बात ये इसलिए भी बनाया गया है ताकि पहले से ही लोग जो है वो इस रेमेडी से डर के, मतलब इस पनिशमेंट, इस कॉम्पेंसेशन से डर के वो पहले से ही कोई जो है वो टॉर्ट कमिट ही ना करे। तो एग्जाम्पल ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी इंक्लूड नेग्लिजेंस। कोई बोलेगा मैंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही मेरी गाड़ी जा रही थी और उसको लग गया धक्का, तो नेग्लिजेंस भी ना हो लोगों से, तो ये भी एक टॉर्टियस लाइबिलिटी है। मतलब एक ड्यूटी है कि आपको परफॉर्म करना है कि आपको गाड़ी चलानी है तो ध्यान से चलानी है। आप नहीं बोल सकते कि मैंने मेरे स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, आजू बाजू में लोग सो रहे थे, रात के 2 बजे थे, मुझे नहीं पता है। नेग्लिजेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो टॉर्ट का जो लॉ है वो बना इसलिए है ताकि आपके ऊपर भी एक ड्यूटी है। अगर किसी का राइट है तो उसको फॉलो करने के लिए सामने वाले की ड्यूटी है। तो एग्जाम्पल ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटीज इंक्लूड नेग्लिजेंस which is failure to exercise a reasonable care, intentional torts such as assault। मतलब क्या, नेग्लिजेंस वाले टॉर्ट तो ठीक है, लेकिन कोई कोई किए हुए टॉर्ट्स जानबूझ के किए जाते हैं तो वो भी प्रिवेंट हो सके, इसीलिए जो है वो टॉर्ट की रेमेडीज, टॉर्टियस लाइबिलिटी मतलब आपकी क्या ड्यूटी है उसका कंसेप्ट आया है। जैसे कि असॉल्ट है, किसी को डराना धमकाना, बैटरी है, किसी को फिजिकली हार्म करना, ये। एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सच एज यूज ऑफ एक्सप्लोजिव। हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस जो है वो डिटेल में किया है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों ही, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको रेलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस लिखना है, आगे आएगा हम करेंगे। जैसे ही अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात आती है तो हमको भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो MC मेहता वर्सेस यूनियन जो नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा, देखते हैं हम लोग, बट भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस है वो। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये सब क्यों बने हैं टॉर्ट्स में, ताकि वो पहले से ही लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले और ऐसे काम ना करें। अगर ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज नहीं होता, जो कि डेंजरस सब्सटेंस अगर रखते हैं और फिर उसको अपनी एरिया से बाहर जाने देते हैं ताकि दूसरों को नुकसान हो, अगर उनके ऊपर कोई मतलब कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, उनके ऊपर कोई कॉम्पेंसेशन ही नहीं होगा, तो वो बिंदास करेंगे। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ बनी है उनके ऊपर, मतलब स्ट्रिक्ट ड्यूटी है। अगर आप डेंजरस चीज़ें रख रहे हो, आप कोई ऐसे एक्सप्लोजिव आइटम रख रहे हो जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस था, या आपके अगर एरिया में कोई जंगली जानवर है, या आपके एरिया में कोई जंगली पेड़ भी है, तो भी आपकी लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि आपकी चीज़ों से किसी और को नुकसान ना हो। तो इसे कहते हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी, मतलब टॉर्ट को बचने के लिए आपकी जो ड्यूटी है, दैट इज टॉर्टियस लाइबिलिटी। अब टॉर्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। पहले तो ये है कि टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, फिर ये है कि ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ है। ये जो है टॉर्ट का लॉ जो है, वो जो ड्यूटीज़ है टॉर्ट के लिए जो बताई जाती है कि ऐसा करो ऐसा ना करो, तो वो लॉ ने बताया है कि ऐसा करोगे तो वो टॉर्ट होगा और ऐसा करोगे तो ये आपकी ड्यूटी होगी। तो लॉ ने जो ड्यूटीज़ बनाई है, उस ड्यूटी को अगर आप तोड़ते हो, ब्रीच करते हो, इसका मतलब आप टॉर्ट कर रहे हो। तो आपकी जो भी ड्यूटीज़ है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है। ड्यूटीज़ है आपकी टॉर्टियस लाइबिलिटी भी आपकी एक ड्यूटी है, मतलब क्या, किसी को असॉल्ट नहीं करना है, किसी को डिफेम नहीं करना है, तो ये भी आपकी ड्यूटी है। अगर आपने इन ड्यूटीज़ को ब्रीच किया तो आप टॉर्ट कमिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द ड्यूटी नॉट टू ट्रेसपास ऑन समवन्स लैंड। किसी के लैंड पे आप ट्रेसपास ना करो तो ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन अगर आपने इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया या इस ड्यूटी को ब्रीच किया, तोड़ा, तो आप मतलब आपने क्या किया, टॉर्ट किया। अगर आपने टॉर्ट किया तो यू आर लाइबल फॉर कॉम्पेंसेशन, आपको भरना पड़ेगा।
A tort is merely a breach of contract or a breach of trust. Is not merely a breach of contract. अब जो tort है वो breach of contract और breach of trust तो नहीं है, क्योंकि breach of contract तो अलग चीज़ है. हमने आज ही जो पेपर दिया है उसी में ही था breach of contract. तो contract breach होता है, उसके अलग लॉज हैं. फिर breach of trust जो है उसके भी अलग लॉज हैं. वो tort जो है सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है. टॉर्ट उससे भी आगे है या उससे अलग है. पुट सिंपली, वी नो दैट द टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, बट नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट. देखो, हर एक टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, मतलब बट हर सिविल रॉन्ग जो है वो टॉर्ट नहीं है. कोई ऐसी भी चीज़ें होगी जो सिविल रॉन्ग है बट वो टॉर्ट के डेफिनेशन में नहीं आती है. जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं है. आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ ब्रीच किया, तोड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट, किसी को जॉब पे रखने वाले थे और आपने जॉब पे नहीं रखा, तो यहाँ पे आपने क्राइम नहीं किया है, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है. तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना भी एक सिविल रॉन्ग है बट वो टॉर्ट नहीं है. तो इट हैज़ टू बी फाउंड आउट वेदर अ सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट and not a breach of contract or a breach of trust. For example, if a person agrees to purchase an electronic set and thereafter does not fulfill his obligation to pay, the wrong is mere breach of contract, not a tort. तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक सेट लूँगा या मैं आपसे बुक खरीदूँगा और फिर नहीं खरीद रहा है, तो ये टॉर्ट नहीं है. भले ही ये सिविल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये टॉर्ट नहीं है. टॉर्ट कब होगा? जब जनरल आपको जो ड्यूटीज़ दी गई है, जनरल फंडामेंटल राइट्स हैं, जनरल जो ड्यूटीज़ है इंसान की, कि ट्रेस पासिंग नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करना, उसके अगेंस्ट जब आप कोई काम करते हो तब वो टॉर्ट होता है. और टॉर्ट का एक कंडीशन ये भी है कि जहाँ पे आप डैमेजेस को लिक्विडेट नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसका लिक्विडिटी पहले से ही असर्टन नहीं कर सकते हो. पहले से आपको नहीं पता है कि अगर मैंने ट्रेस पास किया तो मुझे कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. पहले से आपको नहीं पता है कि अगर मैंने किसी की रेप्यूटेशन को ख़राब किया, किसी के लिए गलत न्यूज़पेपर में छाप दिया, तो मुझे कितना डैमेजेस देना पड़ेगा. तो जहाँ पे कॉम्पेंसेशन लिक्विडेटेड नहीं है, लिक्विड पता नहीं है, कितना कैश लगेगा पता नहीं है, इट्स अनलिक्विडेटेड, इट्स नॉट फिक्स्ड, वो टॉर्ट है. तो और एक पॉइंट है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, द क्लेम फॉर डैमेजेस अंडर द टॉर्ट लॉ इज ऑलवेज फॉर एन अनलिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, विच मीन्स यू कैन नॉट असर्टन. पहले से ही आपको पहले से नहीं पता है कि कितना सम ऑफ मनी पे करना पड़ेगा. डैमेजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी अंडर द टॉर्ट लॉ एंड द टर्म अनलिक्विडेटेड मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट फिक्स्ड. लिक्विडेटेड मतलब फिक्स लिक्विड है कि मेरे पास बहुत लिक्विड कैश है, ऐसा बोलते हैं, तो मतलब ये फिक्स लिक्विड है. बट अनलिक्विडेटेड मतलब द सम ऐसा अमाउंट जो पहले से ही फिक्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जो पहले से फिक्स नहीं है. तो टॉर्ट हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए होता है. जो पहले से फिक्स है उसके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले से फिक्स है उसके लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो क्राइम है. नाउ वायलेशन ऑफ अ राइट इन रेम, वो मैंने अभी बताया कि टॉर्ट जो है वो ऐसी चीज़ें टॉर्ट होती है, मतलब ऐसी चीज़ें सिविल रॉन्ग और टॉर्ट होती है कब? जब वो जनरली वायलेशन ऑफ अ राइट इन रेम. दो तरह के राइट होते हैं, राइट इन पर्सोना एंड राइट इन रेम. राइट इन पर्सोना मतलब एक इंडिविजुअल किसी बंदे का राइट है, मेरा इंडिविजुअल खुद का राइट है किसी एक बंदे के साथ कि मैं उसके साथ पार्टनरशिप में हूँ, तो ही विल बी गिविंग मी 50% ऑफ शेयर. तो ये स्पेसिफिक राइट है, हम दोनों का ही राइट है, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है. तो ये है राइट इन पर्सोना. बट टॉर्ट किसके साथ डील करता है? उन राइट्स के साथ जो राइट इन रेम है, मतलब जनरली सबको राइट्स दिए गए हैं. जैसे कि वोटिंग करना, आपने किसी को वोटिंग करने नहीं दिया तो आपने टॉर्ट किया. किसी का हक है कि वो उसका डिफेमेशन ना हो और आपने उसके अगेंस्ट डिफेमेशन कर दिया, उसकी रेपुटेशन के लिए कुछ भी बोल दिया, तो अगेन आपने ये क्या किया? ये जो राइट इन रेम है, जो जनरली सबको राइट दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट आपने गलत किया है, उसको वॉयलेट किया है. राइट इन रेम को वॉयलेट किया है, जो जनरली सबको राइट्स दिए गए हैं उसको वॉयलेट किया है, तो वो टॉर्ट हो जाता है. नाउ हाउ टॉर्ट डिफर्स फ्रॉम क्राइम. टॉर्ट और क्राइम में क्या फ़र्क है? तो अ सिविल रॉन्ग और अ प्राइवेट रॉन्ग इज़ अ टॉर्ट.
बट क्राइम क्या होगा, जो जनरल पब्लिक के लिए भी रॉन्ग है। और क्राइम और टॉर्ट, क्राइम इज ऑब्वियसली मोर सीरियस एंड टॉर्ट जो है वो सिर्फ मेयरली एक सिविल रॉन्ग है एंड इट डील्स इन सिविल कोर्ट, इसीलिए वो सिविल कोर्ट में होता है और ये क्रिमिनल कोर्ट में डील होता है। और सूट ऑफ टॉर्ट जो होगा, अगर आपको सूट करना है तो वो उस पर्सन के अगेंस्ट करोगे जिसने आपके अगेंस्ट टॉर्ट किया है। लेकिन क्राइम में आप हम जो केसेस देखते हैं अगेंस्ट स्टेट, किसी के साथ अगर कोई ऐसी क्रिमिनल चीज़ें हुई है, मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो यहाँ पे जो सूट फाइल होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है। रेमेडी मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे भी डिफेंडेंट होता है और प्लेंटिफ भी होता है, बट अगेंस्ट जो आप साइटेशन केस का पढ़ते हो तो वर्सेस स्टेट होता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल, क्योंकि वो उस कोर्ट में रेफर होता है। रेमेडी इज कॉम्पेंसेशन विच इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, मतलब वो डैमेजेस जो पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, अनलिक्विडेटेड है, नॉट फिक्स्ड, नॉट स्पेसिफिक। यहाँ पे रेमेडी एक तो पनिशमेंट होती है अंडर आईपीसी और फाइन होता है जो कि लिक्विडेटेड डैमेजेस हो या दोनों भी हो सकता है। पनिशमेंट प्लस जो है फाइन, ओनली फाइन तो ज़्यादातर क्राइम में नहीं होता है, ओनली जो फाइन है वो टॉर्ट में ही होती है, बट क्राइम में पनिशमेंट प्लस फाइन दोनों हो सकते हैं। इट कम्स अंडर प्राइवेट लॉ, इट कम्स अंडर पब्लिक लॉ। नाउ हाउ टॉर्ट डिफर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिजल्ट फ्रॉम कॉमन लॉ क्रिएटेड बाय कोर्ट। इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो कॉमन जनरल पब्लिक के लिए है, राइट इन रेम है, वो ही कंसिडर होता है। यहाँ पे जो कि दो पार्टियां आपस में एग्रीमेंट करती हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दो पार्टियों ने आपस में एग्रीमेंट किया है वो ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ड्यूटीज़ लॉ डिटरमाइन करता है, यहाँ पे ड्यूटीज़ पार्टीज डिटरमाइन करती है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपना बुक बेचना है या मैं बोल रही हूँ मुझे अपनी कार बेचनी है, तो दो जो पार्टीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व, वो दोनों पार्टीज़ ही ड्यूटीज़ डिसाइड करेंगी कि मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, फिर आप 2 दिन बाद मुझे कार दे देना, फिर आप मुझे उसमें जो भी काम करा के देना है वो करके दे देना। तो जो भी ड्यूटीज़ है वो पार्टीज़ आपस में डिसाइड करती है, लॉ डिसाइड नहीं करता है। माइनर्स कैन बी सूड एंड डैमेजेस आर रिकवर्ड। यहाँ पे टॉर्ट में माइनर्स के ऊपर भी आप केस कर सकते हो अगर उन्होंने टॉर्ट किया है तो। और यहाँ पे माइनर्स जो है वो सू ही नहीं कर सकते, बिकॉज अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है, क्योंकि ही इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो आपने किया ही क्यों, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो पहले से ही वॉइड है, और जो वॉइड एब इनिशियो है उस पर क्या ही आप सू करोगे। नाउ प्रिविटी मस्ट एग्जिस्ट और प्रिविटी डज नॉट एग्जिस्ट। प्रिविटी द नोन जो हो आपस में, दोनों एक दूसरे को नोन हो, वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ये एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, देखते आगे आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट के लिए क्या असेंशियल एलिमेंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट है टॉर्ट के लिए? एक तो वो रॉन्गफुल एक्ट होगा, फिर उसके लिए रेमेडी होगी, प्लस लीगल डैमेज होगा। अब रॉन्गफुल एक्ट बाय डिफेंडेंट, एक्ट शुड बी wrongful in nature। एक तो एक्ट जो है वो wrongful होना चाहिए। इट मीन्स पर्सन हैव डन समथिंग which he ought not to have done, जो उसको नहीं करना चाहिए वो उसने किया है। फिर उसके लिए रेमेडी होनी चाहिए। द सेकेंड एलिमेंट टॉर्ट का क्या है कि wrongful एक्ट शुड गिव राइज टू लीगल रेमेडी। मतलब वो जो रॉन्ग हुआ है उसके साथ, वो जो टॉर्ट हुआ है उस टॉर्ट के अगेंस्ट एक लीगल रेमेडी होनी चाहिए, लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही वो टॉर्ट है। और लीगल डैमेज टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का कोई जो लीगल डैमेज हुआ है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, इंजुरी सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजुरिया, मतलब लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज और डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी। तो ये हमको समझना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट फिर से करेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक तो आना ही आना है, इंजुरिया सिने डैमनम या डैमनम सिने इंजुरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो आपको जो है वो रेमेडी मिलेगी, मतलब आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो। लेकिन आपका डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, फिर चाहे कितना भी लॉस हुआ हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
टॉर्ट कंसिडर करता है लीगल डैमेज हुआ है क्या, लीगल राइट वॉयलेट हुआ है क्या। अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो ही रेमेडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो टॉर्ट को प्रूव करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि लीगल राइट वॉयलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे है कि इंजुरिया सिने डेमनिम, इंजुरिया मतलब लीगल इंजुरी या इंजुरी बोल दीजिए आप, सिने मतलब विदाउट, डेमनम मतलब डैमेजेस। तो यहाँ पे है लीगल इंजुरी विदाउट डैमेजेस। लीगल इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल है कि अगर कोई बंदा वोट देने गया और उसको वोट देने नहीं दिया गया, अब उसका फंडामेंटल राइट है वोटिंग का, उसको वोट देने नहीं दिया गया। अब उसको वोट देने नहीं दिया गया और वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था वो ही कैंडिडेट जीत के आया। अब यहाँ पे उसको डैमेज तो कुछ नहीं हुआ, लॉस तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है। अब उसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है मतलब ये टॉर्ट है और उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो जहाँ पर भी इंजुरिया सिने डेमनम होगा मतलब लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज होगी, डैमेज हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, लीगल राइट की इंजुरी हुई है, तो आपको जो है वो कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो इंजुरिया इज इंजुरी दैट इज लीगल राइट, सिने इज विदाउट एंड डैमनम इज डैमेजेस दैट इज डैमेजेस फिजिकली या मॉनिटरी जो भी हो। बट यहाँ पे टॉर्ट को कंसिडर करने के लिए डैमेजेस को कंसिडर नहीं करना है, लीगल इंजुरी हुई है कि नहीं, लीगल राइट वॉयलेट हुआ है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा केस है कि डेमनम सिने इंजुरिया, यहाँ पे आपका डैमेज हुआ है बट विदाउट लीगल इंजुरी। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि एक कोचिंग क्लासेस है, उसके बाजू में दूसरा कोचिंग क्लासेस शुरू हुआ। अब जो दूसरा कोचिंग क्लासेस शुरू हो गया नए से, उसकी वजह से जो पहला कोचिंग क्लासेस था उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। अब इतना ज़्यादा लॉस होने लगा तो वो केस कर सकता है कि नहीं अगेंस्ट टॉर्ट, तो नहीं कर सकता, चाहे उसको कितना भी डैमेज हुआ हो, बट उसका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है। किसी को भी हक है हेल्दी कंपटीशन में, वो 1 या 10 और लोग आके क्लासेस खोल सकते हैं, वो किसी को रोक नहीं सकता है, हर किसी का लीगल राइट है, वो क्लासेस खोल सकते हैं, कितने भी कॉम्पिटिटर आ सकते हैं। तो यहाँ पे भले ही उसको डैमेज हुआ है बट उसका लीगल इंजरी नहीं हुआ है, लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, इसलिए उसको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, ये दोनों का फ़र्क समझने के लिए उसमें वोटिंग वाला आप एग्जाम्पल याद रखिए, इसमें कोचिंग क्लासेस वाला एग्जाम्पल याद रखिए। तो इसमें भी यही दिया हुआ है, वोटिंग वाला ही एग्जाम्पल दिया है, और इसमें भी ये एक्चुअल के केस है। तो केस लॉ अगर आपको याद आता है, ये याद ही करिए क्योंकि ये दोनों तो आने ही वाले हैं। भीम सिंह, दोनों में से एक तो आने ही वाला है, दोनों नहीं आएंगे शायद। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये वाला केस है जो वोटिंग वाला, जिसमें भीम सिंह प्लेंटिफ है, वॉज एन MLA एंड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का MLA है। द प्लेंटिफ वॉज, यहाँ पे ये दूसरा केस है, द प्लेंटिफ वॉज रॉन्गली अरेस्टेड एंड डिटेन्ड बाई पुलिस, तो उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था, जो इसको मालाफाइड भी बोलते हैं, वो हम करेंगे आगे। तो मालाफाइड तरीके से अरेस्ट किया गया था, पुलिस ने किया था। वाइल ही वॉज गोइंग टू असेंबली, फर्दर ही वॉज नॉट प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, और उनको मैजिस्ट्रेट के पास भी नहीं लेके जाया गया। दिस एक्ट डिड नॉट फिजिकली और मॉनिटरीली डैमेज हिम, यहाँ पे उनको फिजिकली कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, मॉनिटरीली भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, बट उनका लीगल फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ। इसीलिए ये एग्जाम्पल है इंजुरिया सिने डेमनम का, मतलब लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज, एक्चुअल डैमेज हुआ हो या ना हो, लीगल इंजुरी हुई है। तो ये है टॉर्ट का केस। लेकिन अगर ये डेमनम सिने इंजुरिया होगा तो ये टॉर्ट का केस नहीं है, ये केस है वही। इन दिस केस ये भी केस लॉ को ध्यान में रखिए, डेमनम सिने इंजुरिया आता है, कभी ये आता है कभी वो आता है। तो ये जो केस है, इन दिस केस द डिफेंडेंट सेट अप अ स्कूल in a same locality in which the plaintiff's school was located. The defendant even reduced the fees of school. This not a case of tort. ये tort ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ monetary loss है, उसके कोई भी legal right को violate नहीं किया गया है। तो
ये दो जो टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगेन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब जहाँ पे लीगल राइट है वहाँ पे लीगल रेमेडी है। उबी इज़ जहाँ, जस इज जस्टिस, इबी इज़ वहाँ, रेमेडियम इज़ रेमेडी। जहाँ जस्टिस वहाँ रेमेडी, ऐसे याद रखो। जहाँ जस्टिस वहाँ रेमेडी, मतलब जहाँ राइट है, जस्टिस मतलब राइट, जहाँ राइट है वहाँ पे रेमेडी है। जहाँ पे आपका राइट टूटेगा वहाँ पे आपको रेमेडी मिल जाएगी। तो जहाँ जहाँ राइट है उसके साथ साथ उसकी रेमेडी चलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैगज़िन है, शॉर्ट नोट्स के लिए भी आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है। तो उबी जस इबी रेमेडियम, उबी जस इबी रेमेडियम इज़ अ लैटिन मैगज़िन which means where there is a right there is a remedy. The word just means legal authority, that is justice, to do or demand something, and the word remedium means a right of action in a court of law, जो आपको remedy मिलती है वो। Literal meaning of this maxim is that whenever there is a legal right there is a legal remedy। इतने में ही हमको समझना है। जहाँ लीगल राइट होगा, अगर उसका उल्लंघन हुआ, वो वॉयलेट हुआ, तो आपको लीगल रेमेडी अवेलेबल है। नहीं तो मतलब ही क्या है राइट्स का, अगर राइट की रक्षा नहीं हो रही है। इतने सारे राइट्स हमको मिले हैं लेकिन किसी को राइट मिल ही नहीं रहा है खुद का, तो लॉ का मतलब ही नहीं है। इसीलिए ये मैगज़िन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी लीगल राइट होगा उसको बचाने के लिए उसकी रेमेडी होगी। तो वो जो रेमेडी है वो उसकी घर है, समझ लो, जो लीगल राइट का घर है उसकी रेमेडी। इसीलिए ubi jus ibi remedium. It also expresses that there is no wrong without a remedy. तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेमेडी, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा विदाउट रेमेडी के, मतलब जहाँ भी रॉन्ग होगा वहाँ रेमेडी अवेलेबल है। जहाँ भी राइट वॉयलेट होंगे, जहाँ भी राइट कोई तोड़ेगा, जहाँ भी लीगल राइट का उल्लंघन होगा वहाँ पे रेमेडी होगी। तो ये एक तरह का राइट्स का घर है जो राइट्स को संभाल के रखता है, और उस घर का नाम है उबी जस इबी रेमेडियम। याद रखना है हमको। और केस लॉ भी इम्पॉर्टेंट है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल डिफेंस इन, ये केस लॉ इसका नहीं है, सॉरी, जनरल डिफेंसेस इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट, ये भी हमने अलग से किया हुआ है बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। जनरल डिफेंसेस इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट, तो टॉर्ट के एक्शन में क्या डिफेंसेस अवेलेबल है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने भले ही टॉर्ट किया हो फिर भी आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है। डिफेंसेस अवेलेबल हैं, प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। क्या प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं? तो पहला है प्राइवेट डिफेंस। व्हेन अ डिफेंडेंट ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी, आप अपने खुद के डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में कोई काम कर रहे हो, व्हेन अ डिफेंडेंट ट्राइज टू प्रोटेक्ट, तो उसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा। ये तो कॉमन है, सबको पता है। तो पर्सनल खुद के सेल्फ डिफेंस में आप अगर कोई किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, किसी को गलती से लग जा रहा है आपके सेल्फ डिफेंस की वजह से, तो ऐसे केसेस में आपको जो है वो डिफेंस मिल सकता है, मतलब एक तरह का प्रिविलेज मिल सकता है। जब आपका ये केस कोर्ट में जाएगा भी तब आप बता सकते हो कि इसको जो भी हार्म हुआ वो किसी तरह की बैटरी नहीं थी, किसी तरह का असॉल्ट नहीं था, सेल्फ डिफेंस में किया हुआ एक्ट था। तो when a defendant tries to protect his body or property, harms another person by using a reasonable force से खुद को बचाने की कोशिश की, under an imminent danger, जहाँ उसे लग रहा है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, गलत डेंजर होने वाला है, and where there is no time to report, अगर इतना तो टाइम नहीं है कि पुलिस को बुलाएगा, किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो पुलिस को बुलाने बैठेगा तो तब तक उसके साथ गलत हो जाएगा। तो अगर प्राइवेट डिफेंस में, खुद के डिफेंस में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप कोर्ट में बता सकते हो कि आपने प्राइवेट डिफेंस में ये वाला टॉर्ट या ये जो एक्ट है वो किया है, तो आपको प्रिविलेज मिल सकता है, छूट मिल सकती है। सेकेंड इज नेसेसिटी, जहाँ पे नेसेसिटी है, ज़रूरत है, मतलब इसके लिए भी एक मैगज़िम है, सैल्यूस पॉपुली सुप्रीम लेक्स। सैल्यूस मतलब जो सोसाइटी का जो वेल बीइंग है वो सुप्रीम लेक्स है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे सोसाइटी की बात आ रही है, मतलब नेसेसिटी है, जहाँ पे ज़रूरत है किसी चीज़ की, लोगों के लिए, आम लोगों की, जनता के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है जो करनी पड़ रही है, भले ही वो टॉर्ट है, तो ऐसी चीज़ में भी आप अपने आप को
डिफेंस कर सकते हो, आपको ये डिफेंसेस अवेलेबल है कि आपका ये टॉट कंसिडर नहीं होगा और आपको कॉम्पेंसेशन या कोई भी आपको सज़ा नहीं होगी. इन ऑर्डर टू अवॉइड और प्रिवेंट अ ग्रेट लॉस और हार्म, अ डिफेंडेंट मे कॉज लेसर हार्म देन इट इज दैट इज जस्टिफाइड. तो ये जस्टिफाइड है. फॉर एग्जाम्पल कि पूरी बिल्डिंग में आग लगने वाली है, तो उसको बचाने के लिए किसी एक जगह पे अगर आग लगी है, या किसी एक इंसान को, आप बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए किसी एक इंसान को चोट पहुंचा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेसेसिटी का क्लॉज आएगा. मतलब सेल्यूलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स, कि जनरल बहुत सारे लोगों को बड़ा हार्म बचाने के लिए आपने छोटा हार्म किया, तो आपका केस टू केस डिसाइड होगा और आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा. द एक्ट ऑफ अ डिफेंडेंट मे नॉट बी लीगल. अब ये लीगल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार चला रहा है, उसकी गाड़ी में ब्रेक फेल है और 100 लोग आगे खड़े हैं, एक बहुत सारे, और इधर एक बंदा खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक को उसको मारना ही है, बट उसके पास थोड़ा कुछ खुद को जस्टिफाई करने का ये होगा कि इतने सारे लोगों को मारने से अच्छा है कि एक को थोड़ा लगे. तो यहाँ पर ऐसे वाले केसेस में द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट मे नॉट बी लीगल, ये लीगल नहीं है, बट इफ इट इज टू अवॉइड मेजर डैमेज देन ही कैन प्लीड हिज डिफेंस. तो वो थोड़ा डिफेंस के लिए बोल सकता है, वो अपनी डिफेंस की मांग कर सकता है, प्लीड कर सकता है, मांग सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है. तीसरा होगा इनएविटेबल एक्सीडेंट. ऐसा एक्सीडेंट जो अचानक हुआ, जिसके लिए कुछ भी नहीं सोचा था. इट्स ऑकरेंस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड डिस्पाइट टेकिंग एनी डिग्री ऑफ केयर एंड अटेंशन बाय एन इंडिविजुअल. यहाँ पे एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, गाड़ी के एक्सीडेंट की बात नहीं चल रही है. यहाँ पे चल रही है ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जो कि आप प्रिवेंट ही नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी केयर ले लेते, चाहे आप कितना भी अटेंशन दे देते. मतलब नेग्लिजेंस की तो बात ही नहीं है, केयरलेसनेस की बात ही नहीं है. फुल केयर लेने के बाद भी वैसा हुआ इंसिडेंट, ऐसी कोई बात हुई, तो भी आपको डिफेंस मिल सकता है. आप बोल सकते हो कि ये जो टॉट का एक्शन है मैंने इस वजह से किया था. दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड. अगर भगवान ने कुछ किया है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ किसी का, आप किसी के घर में रह रहे हो और वहाँ पे फ्लड आ गया और आपको वो ओनर बोल रहा है कि आप जो मेरे घर पे रह रहे हो, रेंट वाले घर पे, तो वहाँ पे पूरा नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से, आप मुझे भरपाई करके दो. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ एक्ट ऑफ गॉड, जिसको बोलते हैं विस मेजर. मेजर मतलब जो सबसे बड़ा है, वो जो गॉड है, वैसे आप याद करने के लिए. तो एक्ट ऑफ गॉड जो है, उसकी वजह से फ्लड आया था, उसकी वजह से उनकी चीज़ें खराब हुई है, मैंने खराब नहीं की है. तो एक्ट ऑफ गॉड के कंसेप्ट से मुझे डिफेंस मिलेगा इन अ एक्शन ऑफ टॉट. तो अ वेरी अनयूजुअल एक्ट or an event which is a result of natural forces such as earthquake, volcanic eruptions, floods, droughts, etc. is coined as act of God or vis major. ऐसा vis major भी पूछ सकते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि vis major मतलब act of God की बात चल रही है. It is beyond human imagination and could not be prevented by human intervention. तो human intervene करेगा तो भी वो prevent नहीं कर पाएगा. और स्टैच्यूटरी अथॉरिटी कुछ कर रही है, गवर्नमेंट आपके घर को तोड़ के रोड बना रही है, पाइपलाइन बना रही है, आप गवर्नमेंट के ऊपर कोई टॉट का केस फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पास पावर है. तो दे आर हैविंग दिस पावर, दिस डिफेंस अवेलेबल टू देम. कि अगर कोई स्टैच्यूटरी अथॉरिटी करे, कोई पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके गई है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि तुमने मुझे अरेस्ट क्यों किया, पुलिस के ऊपर ही आप टॉट का केस फाइल नहीं करोगे. तो पुलिस के पास ये डिफेंस अवेलेबल है कि बीइंग इन पावर, बीइंग इन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ही कैन डू सो. सो इफ एन एक्ट इज सैंक्शनड बाय अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट, कोई एक्ट में बोला गया है, कोई लॉ में बोला गया है, ऐसा कोई काम अगर वो अथॉरिटी कर रही है, देन द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द डैमेजेस. तो वो जो बंदा कर रहा है वो इन कैपेसिटी ऑफ अथॉरिटी कर रहा है, वो खुद से नहीं कर रहा है. अगर कोई आपको ट्रैफिक पुलिस रुका रहा है, तो आप बोल नहीं सकते कि मुझे बीच में क्यों रुकाया, मेरा तो हक है इधर जाने का. तो फिर यहाँ पे ही इज़, उसके पास लॉ है, उसके पास राइट है, उसके पास अथॉरिटी है ये करने की. तो वहाँ पे आप वो डिफेंडेंट को अगर उसके ऊपर केस करोगे, तो उसके पास ये डिफेंस अवेलेबल है एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का. और अगर प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, तो भी आप उससे कोई डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकते हो. मतलब प्लेंटिफ
रॉन्ग डूअर है, मतलब कैसा हुआ कि अगर कोई दो लोगों ने आपस में सोचा कि इफ़ आई से फॉर एग्जांपल कोई खुद ही अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहा है, फॉर एग्जांपल कोई अगर बंदा है वो खुद ही, वो प्लेंटिफ है, वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है और उसने गाड़ी से किसी को लग गया। अब गाड़ी से किसी को लग गया तो वो जो सामने वाला है, नहीं सॉरी, यहाँ पे उल्टा हम देखते हैं कि अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने कोई ऐसा ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है और सामने वाले ने आके मुझे लगा लिया गाड़ी पे और मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ, अब मैं यहाँ पे टॉर्ट का जो केस है उसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद ही रॉन्ग हूँ, मैं खुद ही अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रही थी। तो अगर मैं खुद ही रॉन्ग हूँ तो आई कैन नॉट क्लेम रिकवर, किसी और से मैं रिकवर नहीं कर सकती हूँ। तो प्लेंटिफ अ रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ खुद ही गलत कर रहा है तो ही कैन नॉट से एनी सच थिंग, कैन नॉट रिकवर। उसके पास, सामने वाले के पास ये डिफेंस अवेलेबल हो जाता है कि वो खुद ही अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहा था तो उसमें मेरी गलती नहीं है, एंड तो वो खुद ही रॉन्ग हो जाएगा, वो बच जाएगा, मतलब एक डिफेंस अवेलेबल है। दूसरा है लीव एंड लाइसेंस, मतलब नॉट एग्जैक्ट लीव एंड लाइसेंस, यहाँ पे ये मैगजिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरिया, जो वॉलेंटरीली खुद कर रहा है अपने मर्जी से। पैराग्लाइडिंग का एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम दिया था कि अगर कोई पैराग्लाइडिंग करने जा रहा है, वॉलेंटी मतलब वॉलेंटरीली, अपनी स्व इच्छा से वो पैराग्लाइडिंग करने जा रहा है। अगर वो पैराग्लाइडिंग करने खुद ही जा रहा है और तब उसे पता है कि पैराग्लाइडिंग से ये रिस्क होते हैं और वहाँ पे साइन भी करवाते हैं, साइन नहीं भी करवाएं तो वो खुद ही गया है पैराग्लाइडिंग करने और वहाँ पे अगर उसे कोई चोट लगती है तो उसको कोई भी उसकी जो कॉम्पेंसेशन है वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक डिफेंस अवेलेबल है इन एक्शन ऑफ टॉर्ट कि आप अपनी मर्जी से कोई रिस्क ले रहे हो। वॉलेंटरीली नॉट फिट इंजुरिया, तो वहाँ पे आपकी इंजुरी जो है वो फिट नहीं होगी, मतलब आपकी इंजुरी जो है, जो भी आपको हार्म हुआ है, लीगल रॉन्ग हुआ है, उसके लिए आप वॉलेंटरी कर रहे हो तो आपको कोई डिफेंस कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो इन अ केस ये यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का भी एग्जाम्पल है, या ये भी एग्जाम्पल है कि अगर कोई फुटबॉलर खुद ही फुटबॉल खेल रहा है तो उसे पता है उससे क्या रिस्क इन्वॉल्व है और फिर उसे चोट लग जाएगी तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे चोट लग गई। यहाँ पे वॉलेंटरीली वो खुद ही वो चीज़ करने गया है, तो वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया इंपॉर्टेंट मैगजीन है। In this case, a plaintiff voluntarily suffers some harm. He has no remedy for that under the law of tort and he is not allowed to complain about the same. The reason behind this defense is that no one can enforce a right that he has voluntarily abandoned or waived. खुद ही आपने अपने राइट को छोड़ दिया है, मतलब आप वॉलेंटरीली वो काम करने गए हो, तो यहाँ पे कोई भी आपको ये जो कॉम्पेंसेशन है नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, when you yourself call somebody to your house, you cannot sue your guest for trespass. आप खुद ही उनको इनवाइट करोगे कि मेरे घर पे आओ, फिर उनको ट्रेसपासिंग के लिए आप ये नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया है, आपने वॉलेंटरीली ये एक्ट किया है तो आप कोई इंजुरी के लिए फिट नहीं हो। इफ़ यू हैव एग्रीड टू अ सर्जिकल ऑपरेशन दैट देन यू कैन नॉट सू अ सर्जन फॉर इट। आप बोलोगे कि सर्जन ने मेरा ये काट लिया, जो भी कुछ है, तो पैर या पेट या जो भी कुछ है, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए आपने बोला अगर डॉक्टर को, तो आप सर्जन को क्लेम नहीं कर सकते हो, सू नहीं कर सकते हो कि तुमने मेरा सर्जरी क्यों किया, क्योंकि आप वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया हो, वॉलेंटरीली आप जा रहे हो उनके पास। इफ़ यू एग्री टू पब्लिकेशन ऑफ समथिंग यू वर अवेयर ऑफ, आपने खुद ही किसी का पब्लिकेशन के लिए अलाउ किया है कि हाँ ये करो आप पब्लिश, फिर आप उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस नहीं कर सकते हो कि आपने कैसे मेरे लिए ये छाप लिया। तो यहाँ पे भी वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया का डिफेंस अवेलेबल है। नाउ ये जो सब है ना, ये हम जो है वो कल करेंगे। बिफोर दैट आई वांट यू टू गो थ्रू दीज, ये थोड़े केस लॉस हैं, ये हम आज करते हैं, फिर कल भी हम आधा वो और आधा ये करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे है, ये वो ऐसे सिचुएशनल बेस्ड केस लॉस नहीं है, सॉरी, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। X started classes in neighborhood of B, because of which B incurred heavy losses at his classes. Students diverted to X classes. अब X ने classes खोला, उसके बाजू में B ने classes खोला, मतलब B में पहले से ही था, X ने न्यू classes खोला, उसकी वजह से B को बहुत losses हुए।
और उसके सारे स्टूडेंट्स एक्स के क्लासेस में चले गए अभी, तो यहाँ पे क्या होगा कि वेदर जो भी है पर्सन इज लाइबल इन टॉट्स गिव रीज़न। तो पहली बात ये है कि हमने अभी ये एग्जाम्पल किया, ये एग्जाम्पल है किसका, यहाँ पे जहाँ पे आपको डैमेजेस तो हुए हैं बट लीगल राइट आपका वॉयलेट नहीं हुआ है। तो डैमनम सिने इंजुरिया, डैमेजेस विदाउट लीगल राइट जो है आपका वो वॉयलेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसको भले ही नुकसान बहुत हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, बट इसकी लीगल इंजरी नहीं हुई है, इसका लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, इसीलिए ये लाइबल नहीं है किसी भी टॉट के लिए और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें ये भी आएगा कि पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बताइए इंजुरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजुरिया का, तो वो हमने ऑलरेडी किया है, वो लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स अंडरगॉन एन आई सर्जरी इन अ चैरिटेबल मेडिकल कैंप एंड लॉस्ट आई। अब ये है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के पास सर्जरी कराने गए और फिर आँख जो है वो चली गई। अब कैन ही फाइल अगेंस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट? भले ही चैरिटेबल ट्रस्ट ने शायद पैसा ना भी लिया हो, दैट डजंट मैटर, बट अगर यहाँ पे नेग्लिजेंस है तो वो ही कैन फाइल द केस अगेंस्ट द चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर नेग्लिजेंस। और व्हाट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस? तो यहाँ पे ये जो केस है ना, ये टॉट का नहीं है, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिस पे हमने फुल फ्लेजेडली अलग से बहुत सारा डिस्कशन किया है, हम फिर से करेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है और सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकते हो। नाउ उसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पेंसेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, कितना कॉम्पेंसेशन हो वो भी ज़रूरी नहीं है। ये वर्ड याद रखना है कि गुड्स में अगर कोई कमी होगी तो उसके लिए डिफेक्ट वर्ड यूज़ होगा, सर्विसेज में कोई कमी होगी तो उसमें डेफिशिएंसी वर्ड यूज़ होगा। यहाँ पे ये सर्विसेज है, कोई गुड्स नहीं है जो आई सर्जरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विस है। तो इसीलिए वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि व्हाट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस। डेफिशिएंसी मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी इन क्वालिटी में हो सकती है, इनएडिक्वेसी क्वालिटी में इम्परफेक्शन हो सकता है, क्वालिटी में कोई फॉल्ट हो सकता है, नेचर ऑफ सर्विस में हो सकता है, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में हो सकता है, which is required to be maintained by or under any law for the time being in force। जो भी टाइम बिंग वो लॉ चल रहा है उस लॉ के हिसाब से जो भी आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई अदर प्रोफेशनल है, उसकी सर्विसेज में लॉ के हिसाब से जो जो क्वालिटीज़, जो जो बातें होनी चाहिए, उसमें अगर इनएडिक्वेसी है मतलब आपकी सर्विस में डेफिशिएंसी है। To be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service। कोई और सर्विस से रिलेटेड भी आपने कोई कमिट की है सर्विसेज, वो आप नहीं दे रहे हो या उसमें कुछ कमियां हैं उसकी क्वालिटी में, उसके नेचर में, उसके मैनर ऑफ परफॉर्मेंसेस में, तो आप उसको डेफिशिएंसी इन सर्विस बोल सकते हो। अब यहाँ पे एन एम्प्लॉयर मिस्टर वाई, अ सिक्योरिटी गार्ड वर्किंग ऑन अ पेरोल ऑफ मिस्टर एक्स अ लॉयर। अब मिस्टर एक्स एक लॉयर है, उनके वहाँ पे एक बंदा काम करता है मिस्टर वाई जो सिक्योरिटी गार्ड है। कमिट अ फ्रॉड आफ्टर वर्किंग आवर्स के बाद उसने कोई फ्रॉड कमिट किया है, तो अब एक्स लाइबल होगा क्या? जो उसका बॉस है वो लाइबल होगा क्या अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और टॉट? तो कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं है इसमें, इनका कोई आपस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि फ्रॉड करूँगा ये होगा। हाँ, टॉट के लिए वो लाइबल होगा अगेंस्ट विकरस लाइबिलिटी जो हमने किया था, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। विकरस लाइबिलिटी मतलब क्या होती है कि जिसके लिए अगर किसी मतलब जो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एम्प्लॉई। अगर मैंने गाड़ी चलाने मेरे ड्राइवर को दी है, तो अगर उस ड्राइवर से कुछ लग जाता है किसी को और अगर वो टॉट है तो उसकी लाइबिलिटी के लिए मैं लाइबल हूँ, दैट इज कॉल्ड विकरस लाइबिलिटी। मतलब उसने जो भी एक्ट किया है
उसके लिए मैं लाइबल हूँ। अगर वो टॉट है, हाँ अगर उसने किसी को मारा है, जाके गाड़ी चलाते चलाते किसी को मार दिया, तो वो क्राइम है, क्राइम के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। टॉट में आता है ये विकरस लाइबिलिटी का कंसेप्ट, क्राइम में विकरस लाइबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे एक्स विल बी लाइबल अंडर टॉट, विकरसली लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ सर्वेंट। आपके सर्वेंट की एक्ट के लिए आप लाइबल होते हो। एक कंपनी में अगर आपके स्टाफ जो भी काम कर रहे होते हैं, उन्होंने अगर कुछ गलत फाइलिंग कर लिया, तो उसका कॉम्पेंसेशन, उसका पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो और अगर वो टॉट है तो टॉट के अंदर ये होता है कि किसी सर्वेंट की जिम्मेदारी, गलत की जिम्मेदारी उसके मास्टर को लेनी पड़ती है। इज मिस्टर एक्स लाइबल अंडर क्राइम्स? गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। अब यही क्वेश्चन आया है, देखो कि अगर वो क्राइम कर रहा, मतलब अगर वो क्राइम होता, मतलब उसने जो एक्सीडेंट किया उसमें कोई मर गया या हाफ मर्डर भी हो गया, अगर वो क्राइम हो गया, तो क्राइम के लिए भी उसका बॉस रिस्पॉन्सिबल है? तो नो, एक्स विल नॉट बी लाइबल अंडर क्राइम्स। A tort is an infringement or a privation of a private or civil rights belonging to individual considered as individuals। तो कोई इंडिविजुअल के सिविल राइट्स का उल्लंघन होता है, उनके लीगल राइट्स की इंजरी होती है, तो वो टॉर्ट होता है। अगर टॉर्ट हुआ है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो अपने स्टाफ की, और लेनी ही पड़ती है। लेकिन अगर वो क्राइम है तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे वही दिया है, इन टॉट द रॉन्ग डूअर हैज़ टू कॉम्पेंसेट द इंजर्ड पार्टी। टॉट में क्या होगा, मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। लेकिन क्राइम होगा तो उसके लिए मैं सज़ा क्यों भुगतूंगी? क्राइम हुआ है तो क्राइम की रेमेडी क्या होती है कि वो वापस फिर से ना करे, इसीलिए तो कोर्ट उसको सज़ा देती है, जेल में डालती है, या जो भी इम्प्रिजनमेंट डालती है। तो इम्प्रिजनमेंट उसके लिए मैं तो नहीं लूँगी, इसीलिए क्राइम में विकरस लाइबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होता है, जबकि टॉट में होता है। नाउ सॉल्व ये NE2 है, इसमें भी है। एंड मिस्टर ए एम्प्लॉयड एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर क्यू टू कंस्ट्रक्ट अ ड्रेनेज सिस्टम। ड्यूरिंग द वर्क द कॉन्ट्रैक्टर लेफ्ट अ हीप ऑफ ग्रेवल ऑन अ रोड and Mr. A was warned by police to remove the heap of gravel and was injured. Mr. Z wants to claim damages। अब हुआ ये कि A जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्टर ए एम्प्लॉयड एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्यू। तो क्यू एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ए उसका बॉस है। ए ने उसको एम्प्लॉय किया है कि एक ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, और ड्रेनेज सिस्टम बनाने के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्टर ने, मतलब क्यू ने बड़ा सा ग्रेवल जो है वो रोड पे रख लिया, बड़ा सा पत्थर समझ लो आप, रोड पे रख लिया उस कॉन्ट्रैक्ट काम करने के टाइम पे। और ए को पुलिस ने पहले ही वार्न किया था, क्योंकि ए मेन है, ए ने एम्प्लॉय किया है क्यू को, ए इज़ द बॉस। ए को बोला था पुलिस ने कि वो जो बड़ा पत्थर है वो हटा दो, किसी को लग जाएगा, और वही हुआ, उसकी वजह से जेड को लग गया। नाउ अगेंस्ट whom should Mr. Z claim for damages? तो Z किसको क्लेम करेगा? अगेन विकरस लाइबिलिटी की बात है। अगर Q आपका कॉन्ट्रैक्टर है तो आपने उसको एम्प्लॉयमेंट दी है, A ने एम्प्लॉयमेंट दी है। अब Q की जो गलती है उसकी जिम्मेदारी भी A की है, तो इसीलिए मिस्टर Z शुड क्लेम A फॉर डैमेजेस, मतलब जो बॉस है उसको ही डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा, क्योंकि ये टॉट है। What is the defense available? यहाँ पे डिफेंस क्या अवेलेबल है? As Mr. A employed a contractor Mr. Q to construct a drainage system। तो ये डिफेंस अवेलेबल है Q के लिए, क्योंकि वो बोलेगा कि मैंने थोड़ी किया है, मतलब मैंने किया है, मेरे से गलती हुई है, बट मेरा एम्प्लॉयर, मेरा जो बॉस है, ही इज़ लाइबल फॉर दैट। तो ये उसके पास डिफेंस अवेलेबल है। A was a manager of Tom Limited, a firm dealing to ladies' clothes for several years। A was known to her customer as Miss Tom। A, after leaving the service of Tom Limited, started a rival establishment in the name of Miss Tom। On seeing this, Tom Limited sued A। तो यहाँ पे ये बात आती है, ये टॉर्ट्स का चैप्टर भी नहीं है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी नहीं है, ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का। इसके लिए सिचुएशनल बेस्ड आया
तो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन बहुत होंगे टॉट के करने के लिए, तो हम वो करेंगे। बट इस केस को हम ये समझते हैं कि ए जो है वो टॉम लिमिटेड में मैनेजर था, और फिर ये जो टर्म थी, ये जो कोई भी कंपनी थी, जो भी कुछ वो कर रही थी, फिर उसने क्या किया, ए वॉज नोन टू हर कस्टमर एज मिस टॉम। तो ए जो मैनेजर थी टॉम लिमिटेड में, ए सबको, ए जो थी उसको सब लोग मिस टॉम बुलाते थे। तो ए को मिस टॉम बुलाते थे, तो ए ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के टॉम लिमिटेड से सर्विस छोड़ने के बाद एक अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी खोली, जिसका नाम रखा मिस टॉम। मिस टॉम के नाम से अलग रखा, मतलब टॉम लिमिटेड और मिस टॉम, ऐसा उसने अलग नाम से रखा। अब टॉम लिमिटेड उसको सू कर सकती है क्या? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड डिसेप्टिव सिमिलैरिटी अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट इज पनिशेबल। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, ट्रेडमार्क रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब अगर टॉम लिमिटेड का नाम पहले से ही है और उसी कंपनी से निकल के कोई मैनेजर अपनी कंपनी खोल रहा है उसी सिमिलर नेम से, तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और उसके अगेंस्ट आप सू कर सकते हो कि ये टॉर्टस एक्टिविटी है, आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, आप हमारा नाम यूज़ कर रहे हो। नाउ एडवाइस ए ऑन द सेम, ए कैन स्टेट दैट ही हैज़ लेफ्ट द सर्विस ऑफ टॉम लिमिटेड, ही एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस बाय द नेम ऑफ मिस टॉम। तो ए ये बोल सकता है कि मैंने तो जॉब छोड़ दिया है, अगर जॉब में रहते हुए मैं ये काम कर रही थी या कर रहा था, तो रॉन्ग होता। तो उसके पास ये डिफेंस अवेलेबल है कि वो बोल सकता है कि मैंने सर्विस छोड़ने के बाद मैंने मिस टॉम खोला है, तो तब मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात नहीं है इसमें। नाउ और एक क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर डिमांडेड पैक्ड टिन ऑफ मैंगो पल्प ऑफ ₹50 फ्रॉम अ शॉप, but as he opened there was a strawberry pulp inside the package which costed 80, but as he returned it to shopkeeper refused to accept and demanded more 30। अभी केस तो आपको समझ में आ गया कि मैंगो पल्प का पैकेट मांगा था शॉपकीपर से, उसने गलती से स्ट्रॉबेरी पल्प दे दिया, और मुझे तो पता नहीं था कि मैं इसमें स्ट्रॉबेरी होगा, और मैंने खोला तो मुझे पता चला कि तो स्ट्रॉबेरी पल्प है। जब मैं दुकानदार को वापस दे रही हूँ, तो दुकानदार वापस लेने के बजाय मुझ